नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल वाली परंपरा कांग्रेस पार्टी ने लगातार बरकरार रखी है, लेकिन कांग्रेस की कला पर इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। डीके शिव कुमार अलग बैठक कर रहे हैं। 12 विधायकों के साथ नई प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धरमैया की जंग ये जारी है। दोनों के बीच पिछले 48 घंटे में कोई वार्तालाप नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं हुई है। यानी कांग्रेस की कलह पर यह बड़ी खबर है। कर्नाटक जीत गई कांग्रेस, लेकिन सीएम पर अटक गई है। झुकने को तैयार नहीं है डीके ने कहा है कि पूरा चुनाव मैंने लड़ा, मैंने लड़वाया, अंत में अगर मेरे साथ यही होना था तो इसका कुछ नहीं हो सकता। यानी डीके शिव कुमार इस समय झुकने वाले नहीं हैं। अपने 12 विधायकों के साथ अलग बैठक कर रहे हैं डीके शिव कुमार। तस्वीरें बाकायदा भेजी गई हैं उस बैठक की, जो न्यूज 18 पर मैं एक्सक्लूसिव चला रहा हूं। फुल फ्रेम पे दिखाई ये तस्वीरें। 12 विधायक मौजूद हैं और ये बैठक की तस्वीर भेजी गई है बाकायदा। अलग से बैठक कर रहे हैं डीके शिव कुमार। आप याद करिए, पहले सिद्धरमैया का नाम लगभग तय हो गया था, लेकिन फिर कांग्रेस ने बोला कि अभी कोई नाम तय नहीं है, अभी कोई नाम तय नहीं है। यह अंत में पूरा मसला सोनिया गांधी के पास जाएगा। सूत्र बता रहे हैं डीके सोनिया से नीचे किसी की नहीं सुनेंगे, सोनिया से नीचे किसी के नहीं सुनेंगे। उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को जरूर कहा है कि आप हस्तक्षेप करिए, अब यह मौका है, बताइए मैंने क्या कुछ करा है पार्टी के लिए। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अभी तक मैंने क्या किया है यह बताइए। छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल वाली परंपरा कांग्रेस ने कर्नाटक में भी जारी रखी है, क्योंकि जहां यह पार्टी चुनाव जीतती है वहां सीएम के दो दावेदार हमेशा खड़े हो जाते हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री के लिए सिद्धरमैया वर्सेस डीके शिव कुमार की टक्कर खुलेआम सब देख सकते हैं हर न्यूज चैनल पर। दिल्ली में डीके शिव कुमार के समर्थक 10 जनपद से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर तक अपने नेता के नाम की ताल ठोक रहे हैं। तो उधर बेंगलुरु में सिद्धरमैया के समर्थक उन्हें सीएम बताकर उनके पोस्टर पर दूध चढ़ा रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं। लेकिन कर्नाटक की लड़ाई का मुख्य केंद्र दिल्ली बन गया है, जहां डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों इस समय जमे हुए हैं और अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। हालात यह है कि डीके शिव कुमार ने अपनी अलग बैठक शुरू कर दी है 12 विधायकों के साथ, लेकिन इस भीषण गृह युद्ध के बीच कांग्रेस ऑल इज वेल का दावा करते हुए बीजेपी पर भ्रम, झूठ फैलाने का लगातार आरोप लगा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या कर्नाटक में भी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वाला खतरा मंडरा रहा है, हिमाचल वाला खतरा मंडरा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बीजेपी से जीते लेकिन मुख्यमंत्री पे अटके। जितनी शान से कांग्रेस ने कर्नाटक की जंग जीती, सीएम को लेकर उतनी ही बड़ी खींचतान शुरू हो गई। डीके शिव कुमार या सिद्धरमैया, इस पर फैसला लेने में 5 दिन बीत चुके हैं। दोनों खेमों से अपनी अपनी ताकत दिखाने का दौर चल रहा है। दबाव की राजनीति ऐसी है कि डीके समर्थक 10 जनपद से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर तक डटे हुए हैं और पोस्टर के साथ नारेबाजी भी खूब। तो दूसरी तरफ बेंगलुरु में सिद्धरमैया समर्थक उनके पोस्टर का दूध से स्नान करवाकर ताकत दिखा रहे हैं। In spite of having a complete majority, they are unable to decide a leader. This shows the internal situation of the party. लेकिन सब चंगासी वाले अंदाज में कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी भ्रम फैला रही है। कृपया करके झूठी खबरों और भाजपा की अफवाहों पर विश्वास मत करिए। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस का अगला विधायक दल का नेता एंड कॉन्सिक्वेंटली मुख्यमंत्री घोषित करें। हो सकता है आज, हो सकता है कल तक हम आपको ये निर्णय बता देंगे। इस बीच खुद कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि डीके अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसी लड़ाई में कोई बुराई नहीं। अपने अपने हकों की लड़ाई लड़नी चाहिए। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन क्योंकि डीके शिव कुमार वहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष थे
तो जाहिर सी बात है उनका हक भी बनता है और वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिद्धरमैया जी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि राजस्थान हो, हिमाचल हो या फिर कर्नाटक, आखिर क्यों कांग्रेस सीएम कौन वाले जाल में फंस जाती है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बीजेपी से जीते सीएम पर अटके। याद करिए अधीर रंजन चौधरी ने कर्नाटक की जीत के बाद क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हम राजस्थान वाली गलती यहां दोहराने नहीं वाले हैं। मैं सीधा रुख करता हूं विश्लेषण का, सीएम पर कांग्रेस की कलेश कथा का विश्लेषण। साल 2018, ये जो बैकग्राउंड में आपको चित्र दिख रहा है आगजनी का, ये हुआ था तब, आपको याद होगा। 100 सीटों पर जीतकर कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीनी। सीएम के नाम पर दिल्ली से गहलोत के नाम पर मोहर लगी। बेमन से सचिन पायलट ने आला कमान का फैसला माना। खींचतान के बीच आगजनी की घटना तक हुई और अभी भी यह खींचतान जारी है। पायलट सड़कों पर ही है। 2018 से शुरू हुई खींचतान आज भी और अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ साल 2018, 68 सीट के साथ कांग्रेस को बंपर जीत मिली। सत्ता मिलते ही बघेल वर्सेस टीएस इन देख का झगड़ा शुरू हो गया। कई बार दिल्ली तक दोनों शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं और यह झगड़ा आज भी जारी है। और टीएस सिंहदेव कहते हैं कि मुझे अपना हक मिलना चाहिए, मेरे साथ वादा खिलाफी हुई है, ये कहते हैं। बर्ताव में आगे मध्य प्रदेश 15 साल बाद सरकार आई, लेकिन सिंधिया बनाम दिग्विजय बनाम कमलनाथ की लड़ाई में सरकार 15 महीने में ही चली गई और झगड़ा इतना बड़ा कि सरकार ही गिर गई। हिमाचल प्रदेश साल 2022, कुछ महीने पहले की बात है। 40 सीटें जीत के कांग्रेस ने सरकार बनाई, बीजेपी को हराया। सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह में जबरदस्त टक्कर हुई। हाल यह हुआ कि प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने राजीव शुक्ला की गाड़ी को घेर लिया था। तस्वीरें हमने देखी। हिमाचल जैसे छोटे राज्य में मजबूरन कांग्रेस को डिप्टी सीएम तक देना पड़ा। वो प्रतिभा सिंह के खेमे से देना पड़ा और इनके बेटे को मंत्री भी बनाना पड़ा। सुखविंदर सुक्खू को अंत में चार्ज दिया और यह खींचतान अभी इस समय भी जारी है। बर्ताव में आगे बड़ा सवाल यह है गृह युद्ध, और कर्नाटक की बात कर लेते हैं। 4 दिन बाद भी सीएम के नाम पर लगातार सस्पेंस है। डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धरमैया की जंग लगातार जारी है। बीते 48 घंटों में दोनों के बीच में एक भी संवाद नहीं हुआ है, यानी ये लड़ाई बहुत बढ़ गई आगे। बड़ा सवाल है ये जो गृह युद्ध कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, ये जो गृह युद्ध में फंसी कांग्रेस है, क्या 2024 में बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है और कांग्रेस के नेता इस पर जवाब देंगे। मेरे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों जुड़ रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। रोहन गुप्ता कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता है, गौरव भाटिया मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता है। आप दोनों हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सिलसिलेवार तरीके से हर सवाल का जवाब देंगे। गौरव भाटिया, पहला सवाल आपसे और 50 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा। उनके घर में कुछ भी हो, आपको इससे मतलब क्या? भारतीय जनता पार्टी के मैं एक एक नेता का नाम ले सकता हूं जो ट्वीट कर रहा है, जो बयान दे रहा है। आपने भी तो उत्तर प्रदेश के अंदर समय लिया था, आपने भी तो कई और राज्यों में समय लिया था, असम में समय लिया था, तो समय वो भी ले रहे हैं। अमित जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं इतना ही कहूंगा कि इनका अंदरूनी मामला जरूर है, लेकिन सत्ता में रहे तो भ्रष्टाचार करते रहे, मलाई खाते रहे। विपक्ष में आए तब भी लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। कैसे? आज आचार्य प्रमोद कृष्णम ने वो बात कही है जो हर कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता के दिल में है। उन्होंने राहुल गांधी को बुझा हुआ चिराग बता दिया है। कैसे? उन्होंने कहा कि बुझे हुए चिराग जो है नरेंद्र मोदी जी, जिनका कद बहुत बड़ा है भारतीय राजनीति में, उनसे टक्कर नहीं ले सकते, इसलिए प्रियंका वाड्रा गांधी को आगे आना चाहिए। अगर प्रियंका वाड्रा गांधी को आगे आना चाहिए, इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी एक बुझे हुए चिराग हैं या दगे हुए कारतूस हैं। मैं बाद में आऊंगा, लेकिन तो मैं केवल बधाई देते हुए मेरे सवाल का भी तो जवाब दे दीजिए। मेरे सवाल पर क्यों कन्नी काट रहे हैं आप? गौरव जी, आप तो ऐसे ना थे। मैं बिल्कुल नहीं काट रहा हूं। हर चर्चा में प्राथमिकता होती है, ये बयान बहुत मायने रखता है आज की राजनीति में, इसलिए अब मैं आपकी बात का उत्तर दे देता हूं। देखिए, इनका चुनाव चिन्ह हाथ है, पंजा। पंजे में कितनी उंगलियां होती हैं अमीर जी? 4 उंगलियां होती हैं और 1 अंगूठा होता है। अब इनकी उंगलियों का हाल आप देखिए।
सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू में लड़ाई हुई। कैप्टन अमरिंदर जी आत्मसम्मान को देखते हुए कांग्रेस पार्टी छोड़ के हमारे पास आ गए। सिद्धू ने कहा ईंट से ईंट बजा दूंगा। ऐसी ईंट से ईंट बजाई कि कांग्रेस पार्टी की हालत वहां क्या हुई आपने देखा, एक उंगली गई टूट। दूसरा, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत। क्या आपने कोई सरकार ऐसी देखी है अमीर जी पूरे देश में जहां कांग्रेस पार्टी खुद सत्ता में और सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैं पदयात्रा करूंगा और आगे आंदोलन होगा, आंदोलन, और सचिन पायलट को गद्दार बता के राजद्रोह का मुकदमा लगाया। दूसरी उंगली गई टूट, अब तीसरी उंगली। टीएस सिंह देव को ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं, बताया 2.5 साल बाद भैया तुम्हें कुर्सी पे बैठा देंगे। बीत गए 2.5 साल, पूछा टीएस सिंह देव ने कब आएंगे हम कुर्सी पे, उन्होंने कहा बेटा तुम वेट करो, कोई जल्दी नहीं है, ठग दिया। चौथा, अभी सचिन पायलट टीएस सिंह देव को अपना जुड़वा भाई मिलेगा, वो जुड़वा भाई डीके शिव कुमार होंगे। कांग्रेस पार्टी बोलेगी कौन डीके। चौथी उंगली गई टूट, बचा अंगूठा। वही अंगूठा तो जनता इनको दिखा रही है। जाओ भैया कितना ठगोगे, ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ो। और आप देखिएगा 2024 में ये टूटा हाथ जो मैंने बताया है ना, बिना उंगली के, इसका क्या हाल होगा? 24 में बाद में आएंगे, लेकिन अभी इस विषय पर रहते हैं। रोहन गुप्ता, आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार अगर अपनी बात रख रहे हैं तो उनका हक है अपनी बात को रखने का, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लिए जंग लड़ रहे हैं तो उनका हक है अपने लिए जंग लड़ने का। इसमें गलत बात क्या है? क्या आपको लगता नहीं है कि इतना बड़ा मैंडेट कर्नाटक की जनता ने आपको दिया, समय लग सकता है लेकिन खींचतान अगर सड़कों पे होगी तो खबर तो बनेगी ना? रोहन जी। अमीश भाई, पहली बात तो मैं भाजपा के जो प्रवक्ता हैं भाजपा के, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं जब से परिणाम आया, और सबसे मेरी सहानुभूति है। बेचारों ने बहुत मेहनत की, बहुत नफरत फैलाई, बहुत हिंदू मुसलमान किया, पर कर्नाटक की जनता ने जनता के मुद्दों के साथ गए और बहुत बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को दिलाई। बट भले हमारे ओपोनेंट है, मेहनत की है, मजदूरी की है, तो उनका धन्यवाद तो बनता है और ऐसे ही लगे रहिए। और जिस प्रकार से अभी गौरव भाटिया ने बात की, पूरा नेशनल टीवी आपका सबसे आई थिंक पॉपुलर शो है, आप जो कहते हैं सब लोग देख रहे हैं। देखिए, नम्रता से हार को स्वीकार करना चाहिए। जनता ने आपके खिलाफ एक मैंडेट दिया है। हमने भी काफ़ी बार अमीश भाई आपकी डिबेट में आए हैं, जब कांग्रेस पार्टी हारी थी, जब भी हारी हमने ये कहा कि नहीं हम लोग आत्ममंथन करेंगे, हमारी ये गलती हो गई। एक भी भाजपा प्रवक्ता हो, गौरव भाटिया हो, कोई भी आज तक कभी भी इस प्रकार की विनम्रता से जो हार को नहीं स्वीकार किया, ये चीज जनता देखती है। अमीश भाई, जनता जनार्दन है। मुझे लगता है कि आज के दिन जब कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत मिली है, तब नकारात्मक बात नहीं करके थोड़ा भी उसको जनता के जनादेश को स्वीकार करते तो जनता आपकी बात को सुनती। दूसरी बात, जो भाजपा प्रवक्ता बात करे उसका मैं जवाब दे दूं। खिसियानी बिन्नी खंबा नोचे। आज जनता ने इतना बड़ा जो मैंडेट उनके खिलाफ दे दिया, कर्नाटक में हारे पर ये बेचारे अपनी मजबूरी के मारे। आपका शो का टाइटल आज ये होना चाहिए, ये भाजपा की मजबूरी है। सारे नेताओं को मालूम ही नहीं था कि कर्नाटक की जनता इतना बड़ा जनादेश उनके खिलाफ में देंगी। उन्होंने इतना हिंदू मुसलमान किया, मैं वहां पे था 45 दिन, इन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी। वहां पे नेशनल मुद्दे, ये मुद्दे, जनता के खिलाफ के मुद्दे, सब मुद्दे उछाले, फिर भी जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया। ये बहुत बड़ा सबक है भाजपा और उसके प्रवक्ताओं के लिए। अब ये नफरत फैलाना बंद करे और मुख्य मुद्दे पर बात करे। मैं डिबेट करने को तैयार हूं, पर जब तक ये नफरत फैलाते रहेंगे हमारे लिए अच्छा है। ये आज 2024 का पर चले गए, अभी तो काफी चुनाव बाकी है। इसका मतलब इन्होंने सारे चुनावों में एक मिनट अमीश भाई बीच में नहीं, प्लीज मेरे को प्लीज अनलिमिटेड टाइम दीजिए। आपने बोला 3-3.5 मिनट उनको जितना समय दिया आप जरा चेक करिए, उससे ज्यादा मेरी बात को नहीं आप जरा चेक करिए। आप वापस, पता नहीं हमारी घड़ी, कांग्रेस की घड़ी आप में फास्ट क्यों चलती है? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा दोनों की घड़ी साथ में चलाइए ना प्लीज। घड़ी तो घड़ी है, लग रहा है हमारी घड़ी थोड़ी फास्ट चलती है। अच्छा, आप 3 सेकंड और ले लीजिए। देखिए, घड़ी तो घड़ी है, तो कांग्रेस की घड़ी, सुनिए, आज तो मेरा खुशी का समय है। देखिए अमीश भाई, घड़ी क्यों फास्ट चल रही है हमारे लिए पता है? जब उनका सीएम 17 में जो उनके यूपी के सीएम बनाने में 9 दिन लग गए, तो आपकी घड़ी उस टाइम पे स्लो चल रही थी क्योंकि भाजपा थी। उसके बाद में आसाम में सीएम बनाने में 8 दिन ले लिए, तब भी आपकी घड़ी स्लो चल रही थी, आपने कोई डिबेट नहीं किया क्योंकि भाजपा थी। आज कांग्रेस है तो 4 दिन में आपकी घड़ी तेज चलने लग गई। तो थोड़ी घड़ी को संतुलन दीजिए, तो घड़ी को भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। हमारा जीत, हम लोग जीते हैं, हमारे कार्यकर्ता की जीत है। एक मिनट आखिरी चीज बोल दूं, 20 सेकंड।
अमीश भाई, कार्यकर्ताओं की जीत है, कांग्रेस की नीतियों की जीत है, कांग्रेस की योजनाओं की जीत है, और एक बहुत बड़ा सबक हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि अब आप जनता के लिए बात नहीं करेंगे तो जनता आपकी बात नहीं सुनेगी। हमारी प्राथमिकता है कि 5 ओके टाइम बाउंड मैनर में जनता को उसकी डिलीवरी देंगे और उसको आगे लेके जाएंगे। ठीक है, आपने बोला अमीश जी आपकी घड़ी तब स्लो चल रही थी, लेकिन आते ही मैंने यूपी और असम पे सवाल पूछा जो आपने बात बोली। पॉइंट नंबर 2, यूपी में जब बीजेपी को 7 दिन लगे थे सीएम डिक्लेयर करने पे, सड़क पे झगड़ा नहीं हो रहा था। राजस्थान में सड़क पे झगड़ा हुआ, हिमाचल में सड़क पे झगड़ा हुआ, मैं बता रहा हूं आपको, कर्नाटक में सड़क पे झगड़ा हुआ, हम सबने देखा। पॉइंट ये है, अगर सड़क पे झगड़ा होगा तो मीडिया तो कवर करेगा ही। एक सेकंड, और क्या आपको लगता नहीं है, आप ही की बात, एक सेकंड गौरव भाटिया, 30 सेकंड और रोहन गुप्ता को, क्या आपको लगता नहीं है कि ये अगर छन की खबरें आ रही हैं, 12 विधायकों के साथ मीटिंग हो रही है, 48 घंटे से बातचीत नहीं हो रही, तो क्या आपको लगता नहीं, अरे चिंता मत करिए गौरव भाई, आपके लिए भी घड़ी चल रही है और उनके भी चल रही है, क्या आपको लगता नहीं है कि गड़बड़ है? राजस्थान में हम आज तक देख रहे हैं गड़बड़, सड़क पर है सचिन पायलट, बताइए। देखिए, अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि 48 घंटे से डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया में बात नहीं हुई है। 48 घंटे पहले मैं वहीं पे था जब उनका जो है बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया। तो मुझे नहीं लगता है कि अमीश भाई आप हर मुद्दे को उसी तरह से देखिए। आज भी कहा डीके शिव कुमार ने कि कोई भी पत्रकार मेरे खिलाफ कोई भी झूठी खबर चलाएगा मैं केस ठोक दूंगा। क्यों? गलत खबर मत चलाइए, हर आदमी का अधिकार है। अगर उन्होंने मेहनत की है, डीके शिव कुमार ने मेहनत की है, सिद्धरामैया जी ने मेहनत की है, हर एक नेता ने जिसने मेहनत की है उसका अधिकार है। और हमारे वहां लोकतांत्रिक एक परंपरा है जहां पे विधायक दल के जो नेता है उसको विधायकों की राय से चुना जाता है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? एक प्रोसेस चल रही है, हर आदमी को अपना अधिकार है। बड़ी खबर एनालिसिस दोनों को, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार दोनों अड़े हैं। मीडिया से दूर रहने के लिए उनको कहा गया है, कांग्रेस आला कमान ने कहा है कि मीडिया से दूर रहे। अब अगला फैसला होने तक दोनों को मीडिया से दूरी बनाने को कहा गया है और कोई भी तस्वीर बाहर ना जाए, यह स्पष्ट कह दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है। गौरव भाटिया, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप हारे हुए हैं और बीजेपी की बड़ी हार हुई है कर्नाटक के अंदर, इसलिए आप खिसियाए हुए हैं, परेशान है, हताश है और निराश है। फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी आफ्टर कर्नाटक। That is what Congress is saying. देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं और उनके प्रवक्ता हैं उनका एक ही गुण है, ये लोग एक तो सुनते कम हैं, कुंभकर्ण की तरह सो जाते हैं। आपके शो में मैं खुद था और बाकी प्रवक्ता भी आए। 13 तारीख को पूरी विनम्रता से अमीश जी हमने जो जनादेश आया उसको स्वीकारा, कांग्रेस पार्टी को बधाई दी। अमीश देवगन को गोदी मीडिया नहीं बोला, ईवीएम को खराब नहीं बताया, लोकतंत्र को मृत नहीं कहा। ये 3 चीजें तो मैं स्पष्ट बता रहा हूं। जब मेरी बात खत्म हो जाए तो कांग्रेस के प्रवक्ता से ये जरूर पूछिएगा कि लोकतंत्र अब जिंदा है। राहुल गांधी ने तो कहा था लोकतंत्र मर चुका है, जो मर गया वो फिर जिंदा नहीं हो सकता, तो फिर कर्नाटका में ये लोग जीते कैसे? दूसरी बात देखिए, इनको मेमोरी लॉस हो जाता है। इन्होंने कहा बीजेपी के प्रवक्ता सामने नहीं आए और बौखला गए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मुझे तो पता है कि कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में केवल खंबे लगे हैं और बिल्ली यही है। मैं बताता हूं क्यों। 2019 का चुनाव इन्होंने कहा अब होगा न्याय, हार गए। आपको मालूम है आपके चैनल पे और तमाम चैनल पे 1.5 महीने तक कोई कांग्रेस का प्रवक्ता डिबेट करने नहीं आया। उत्तर प्रदेश, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ऐसी लड़ाई लड़ी। 399 में 387 में जमानत जब्त हुई, 2 सीटें आई, 1 उंगली 2 उंगली दिखा रहा हूं और ये गायब हो गए सारी डिबेट से। हम यहां हैं। और अभी मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी बाइपोल भी हुए थे उत्तर प्रदेश में, दोनों सीटों पे, बल्कि आजम खां का गढ़ था सुअर, वहां पे भी हमारा जो साथी है अलायंस पार्टनर अपना दल जीती। ठीक है, वो विषय हमारा अलायंस पार्टनर जीता। नहीं, बिल्कुल आप उत्तर प्रदेश में आप इलेक्शन जीते, लेकिन आप निकाय चुनाव जीते, आप मेयर इलेक्शन जीते, आप उत्तर प्रदेश में मेयर इलेक्शन पहले से भी जीतते आए हैं। लेकिन मैं उस जीत को मैं आपकी बात को पूरी, गौरव भाई, पूरी होने दे रहा हूं। आपकी जीत को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। मिल जाएगा जी। अब एक है, आप दोनों लिमिट तय करिए ना। अब 2-2 मिनट के आप जवाब देंगे, आप दोनों प्रवक्ता है, दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो कैसे चलेगा काम सर? हमारी भी चर्चा को बढ़ने दीजिए आगे। अच्छा, एक सेकंड, अरे आप दोनों ना नाराज हो,
जितना समय आप देंगे उतना अरे ही भाई दूंगा मैं। आप दोनों को समय बराबर आपसे दे रहा कभी नाराज हो ही नहीं हूँ सकता, आपको, आप अमीर जी। दोनों को लग रहा है कि दोनों को कम मिल मैं रहा है। आपसे कभी नाराज हो ही नहीं अरे, सकता। अरे। भारतीय जनता पार्टी ने सीखी यही दी है, अरे मीडिया ठीक है को गौरव हमें जी, मजबूत बनाना है। अरे जितना मुश्किल सवाल हो मैं तो आप पूछिए। दोनों से निवेदन कर सकता हम हूँ, आप उत्तर दोनों देने के लिए बैठे आप हैं। दोनों काबिल प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टियों के अच्छे बड़े नेता हैं। मैं तो आप दोनों को गुजारिश कर सकता हूँ, हो सकता है 2024 में आप दोनों लोकसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन मेरा सवाल है रोहन भाई जी, रोहन जी, मेरा आप तो नहीं लड़ेंगे ना अभी जी, आप तो नहीं लड़ेंगे ना हम तो नहीं लड़ रहे, लेकिन हम आपको लड़वाएंगे जरूर तो मैं डिबेट अपनी के बात अंदर। पूरी कर लूं। जी आपको मैं मौका दूंगा रोहन भाई। एक सेकंड रोहन बोल ले। रोहन जी, और अ लाइटर नोट, देखिए राजस्थान में आप जीते, आपने बीजेपी से सत्ता छीनी, लेकिन झगड़ा हमने देखा, आगजनी हुई। हिमाचल में आप जीते, लेकिन हमने देखा राजीव शुक्ला की गाड़ी घेरी गई। वाह, ये परंपरा कांग्रेस की बन गई है कि कांग्रेस चुनाव जीतेगी और उसके बाद ये सब होगा। दिस इज पार्ट ऑफ गेम। बिल्कुल नहीं अमीश भाई, आप जो देखिए कर्नाटका में एक हफ्ते से था और आप जो बोल रहे हैं कि ये हुआ, डीके शिव कुमार ने कहा कि कभी भी किसी ने ये स्टेटमेंट दिया पार्टी मेरी मां है, ये कार्यकर्ता मेरे भाई बहन है। उन्होंने डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा है। पर हर आदमी का अधिकार है कि जीतने के बाद अगर सीएम पद की बात हो, हर आदमी का अधिकार है कि उसको लगता है कि अगर उसने मेहनत की है तो उस पद के लिए अपनी दावेदारी व्यक्त करे। उसमें झगड़ा कहां से हुआ? अगर कोई कार्यकर्ता नीचे के लेवल पे अगर कुछ होता है तो मुझे लगता है कि नेता के बीच का वो झगड़ा है। अपनी इमोशन, ओवर इमोशन में किसी ने कुछ कर दिया, कभी किसी नेता ने वो स्टेटमेंट नहीं दिया। आज जो आप सचिन पायलट जी की बात करते हैं, आज भी कांग्रेस पार्टी में ही ऐसा तो है कि नहीं है। हर तरीका एक तरीका होता है। उन्हें गद्दार कहा गया। देखिए आप जानते हैं अशोक गहलोत ने उन्हें गद्दार बोला, उन्होंने बोला ये सरकार भ्रष्टाचारी है। इस सरकार को मदद बीजेपी की एक नेता ने करी, वसुंधरा ने करी। मतलब ये सब कुछ हो रहा है उसके बीच में। सुन लीजिए देशद्रोह, आप क्या बात कर रहे हैं रोहन जी? देशद्रोह का केस दर्ज हुआ था सचिन पायलट के ऊपर। देशद्रोह का सीएम, डिप्टी सीएम थे, उन्हीं की सरकार थी। देशद्रोह का केस दर्ज किया गया। सुन लेंगे आप जी, सुन लेंगे आप। इस ऐसे आपने बहुत डिबेटें की, सब कुछ किया। इवन कर्नाटका के पहले भी बहुत राजस्थान की डिबेट हुई। आज जनादेश किसने दिया? आप ही बोलते हैं ना। आप हर बार मुझे बोलते थे कि रोहन जी आप इतनी बात करते हैं, चुनाव भाजपा जीतती है तो जनता साथ में। तो आज भी आप उस बात का सम्मान कीजिए ना अमीश भाई। आप भी एक अच्छे पत्रकार तो मैंने तो इसीलिए पूछा कि जनता ये की बात का part of the सम्मान game करना है क्या? चाहिए कि देखिए मैं बता रहा हूं बिल्कुल नहीं। देखिए हर पार्टी में एक अलग तरीका होता है। हमारे वहां पे एक आंतरिक लोकतंत्र है। हर नेता को अपनी बात व्यक्त करने का तरीका होता है और हर नेता अपनी बात व्यक्त करता है। कई बार होता है, मैं मानता हूं कि जो चीज होनी चाहिए उससे ज्यादा होती है। पर ये कांग्रेस और बीजेपी में यही तो फर्क है। वहां तो नागपुर से एक बटन दबता और सीएम चेंज हो जाता है। ठीक है, क्यों येदियुरप्पा जी को चेंज करना पड़ा? एक लिंगायत नेता थे और वो लिंगायत नेता को चेंज किया। एक मिनट एक करके आप गौरव बोल रहे हैं। आप दोनों ही मेहमान हैं, आप दोनों ही मेहमान हैं और कोई तीसरा तो है नहीं। आप तीसरा तो कोई है नहीं। आपकी बात को मैं आगे लूंगा ना। गौरव वो कह रहे हैं हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है और मैं आप ही के नेता को कोट कर रहा हूं। एक सेकंड आप, अच्छा एक मिनट, अच्छा बोलिए, मेरी बात को खत्म करने दीजिए। ठीक है, मैं मेरी बात खत्म कर लूं। एक मिनट। अभी इन्होंने कहा मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूं। ये जो बात कर रहे थे कर्नाटक में अमीश भाई, जो उन्होंने हाल अपनी पार्टी का किया है, क्योंकि उनको रिमोट कंट्रोल से पार्टी चलानी थी। वहां पे टॉल लीडर है उनके, येदियुरप्पा वहां के लोकल लीडर है। आज भी लिंगायत समाज में एक अच्छी तरह से उनका नाम माना जाता है। उनको कट्टू साइज कर दिया गया। मुंबई जी को लाया गया। नुकसान हुआ बीजेपी के अंदर। आपको मालूम है बिल्कुल सही कह रहे हैं, बता रहा हूं ये येदियुरप्पा को जो साइडलाइन करा उसका खामियाजा उठाया इन्होंने। उसी की वजह से दर्द में गई है भारतीय जनता पार्टी। रोहन गुप्ता यू मेड योर पॉइंट। लेकिन ये आंतरिक लोकतंत्र है, ये आंतरिक लोकतंत्र है। गौरव भाटिया को लेके आइए स्क्रीन के ऊपर। गौरव समाज के बड़े जी, गौरव भाटिया आपके यहाँ पे तो झगड़े होते हैं। सिद्धरामैया, आपके जो लिंगायत के बड़े नेता है येदियुरप्पा, उनको साइडलाइन करा गया। आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं सुधाकर, वो इस पूरे मसले में और लड़ाई लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं 2018 में जो सरकार तत्कालीन सरकार थी कांग्रेस और जेडीएस की, उसको गिरवाने में सिद्धरामैया का हाथ था। देखिए अमीश जी, कोई भी बात चर्चा में हो ना, तथ्य गलत नहीं होने चाहिए और ठोक के अपनी बात करनी चाहिए। फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं और इतिहास गवाह है। आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं। उत्तराखंड में और कर्नाटका में और गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए गए, कई मंत्री भी बदले गए प्रदेशों में। रोड पे कोई ऐसा प्रदर्शन आपने देखा था जहां
सिद्धरमैया कह रहे ज्यादा एमएलए मेरे पास हैं, डीके शिव कुमार अलग मीटिंग कर रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, ये तो आप भी मानेंगे ना। उन्होंने क्या कहा, मैं कर्नाटका को हम दूसरा राजस्थान नहीं बनने देंगे। क्यों कहा, मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान में कुछ कमी है? वहां सचिन पायलट को गद्दार बुलाया इसलिए, या सचिन पायलट पे राजद्रोह का मुकदमा लगा इसलिए? कांग्रेस कह रही है हमारा स्टाइल है, हमारा आंतरिक लोकतंत्र, मैं अभी एक और स्टाइल बता रहा हूं, मेरे हाथ में है, अगर आप मुझे स्टाइल बताने दें। इनका स्टाइल ये है कि ये पूरी तरह से फटे हुए कपड़े पहने हैं, बचा इज्जत कुछ नहीं है, उसके बाद स्टाइल बताते हैं। ये स्टाइल नहीं है। एक बड़ी खबर आ रही है डीके शिव कुमार को लेकर और सिद्धरमैया को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस आला कमान कह रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है, कोई नाराज नहीं है, हम सबको मना लेंगे। ये सोर्सेज के हवाले से खबर है, लेकिन मीडिया में अब कोई नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद आ रहे हैं, आप देख रहे हैं आर पार। स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों की टीम सौरव गांगुली के कोलकाता स्थित घर पर मुआयना करने पहुंची थी। इसके बाद बंगाल सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया। अब से गांगुली के घर के बाहर 2 स्पेशल सुरक्षा अधिकारी तैनात रहेंगे। इसके साथ ही उनके घर पर सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। सौरव के साथ हर समय अब एक स्कॉट कार भी चलेगी। ममता सरकार ने राज्य के महत्वपूर्ण लोगों को मिली सुरक्षा की समीक्षा के बाद कुछ लोगों की सुरक्षा और बढ़ाने का फैसला किया, जिसमें सौरव गांगुली का नाम भी शामिल है। और इस बीच यूरोप के देश इटली में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। वहां उत्तरी इटली में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, जिसकी वजह से उन नदियों के आसपास के कई इलाके जलमग्न हो गए। चेदना शहर भी पानी में पूरी तरह से डूब गया। वहां सड़कें पानी से लबालब नजर आईं। दावा है कि नदियों में आए तूफान की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई परिवारों के फंसे होने की आशंका है, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए वहाँ राहत बचाव की कई टीमों को तैनात कर दिया गया है। उधर नॉर्थ स्पेन में हिपुस्कोवा इलाके में एक छोटे से शहर ओरियो में विस्फोट होने से हड़कंप मच गया और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में भगदड़ मच गई और स्पेन पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई। स्पेन मीडिया के हवाले से मिली खबर के मुताबिक विस्फोट बच्चों के खेल के मैदान के पास बने एक फुटपाथ पर शाम के वक्त हुआ था। हालांकि इस विस्फोट को किसने किया और उसका मकसद क्या था, इसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इधर अमेरिका के पोर्टलैंड से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां रिहायशी इलाके के एक अपार्टमेंट में आग लगने से हड़कंप मच गया और देखते ही देखते आग की तेज लपटों से उठने वाला धुआं आसमान में छा गया। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में धुएं की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयंकर होगी। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया और अपार्टमेंट में रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन आग किस वजह से लगी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। उधर कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग से निकल रहे धुएं ने शहरी इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वहां कैलगरी शहर में धुएं की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया, क्योंकि कनाडा के एल्बर्टा प्रांत के जंगलों में लगी आग फैलती ही जा रही है, जिसका असर अब रिहायशी इलाकों में भी दिखने लगा है। जंगल की आग से निकला धुआं कैलगरी शहर में हर तरफ फैल गया, जिसकी वजह से वहां की हवा में प्रदूषण का स्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया। हालात बिगड़ने पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। हरियाणा के सोनीपत में पेंट बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में यह आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ ही देर में इस आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री में केमिकल होने की वजह से ये आग और तेजी से फैली, जिसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी, जबकि फैक्ट्री से धुएं का गुबार उठता नजर आया। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ देर बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई, लेकिन आग कम होने की बजाय और भड़क गई, जिसके बाद आसपास के जिलों से भी दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ी। बताया गया कि काफी कोशिश के बाद दमकल कर्मियों ने आग को बुझा दिया। मध्य प्रदेश के खंडवा कृषि मंडी में प्याज बेचने पहुंचे एक किसान ने लोगों को मुफ्त में प्याज बांटी। बताया गया है कि किसान प्याज की सही कीमत नहीं मिलने से नाराज था और यही वजह रही कि उसने लोगों में मुफ्त में प्याज बांटने का फैसला किया, जिसके बाद देखते देखते वहां लोगों की भीड़ जुट गई और प्याज की लूट शुरू हो गई, जिसको जितना मिला वो उठाकर चलता बना। बताया गया कि इलाके में इस बार प्याज की फसल अच्छी हुई है, लेकिन कृषि मंडी में सही कीमत नहीं मिलने से किसानों को लागत भी नहीं मिल पा रही है। ऊपर से मंडी तक लाने का खर्चा भी किसानों को उठाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफी नुकसान हो गया है। और आज भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का आखिरी दिन है, ऐसे में पहले के मुकाबले ज्यादा लोगों की भीड़ पहुंचने का अनुमान है। कार्यक्रम में इतनी भीड़ पहुंच रही है कि मन से कई बार लोगों से कथा में नहीं आने की अपील भी की जाती है, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा। एक तरफ जहां हनुमंत कथा के लिए बना पंडाल लोगों की भीड़ से खचाखच भरा नजर आया, वहीं पंडाल के बाहर और सड़क के किनारे भी लोगों की भीड़ नजर आई। और ये सिर्फ एक दिन की तस्वीर नहीं थी। पटना में जब से ये कार्यक्रम चल रहा है तब से पंडाल के आसपास यही हालात बने हुए हैं।
पटना में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। भक्तों की इतनी ज्यादा भीड़ पहुंची है कि उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया है। वहीं हर कोई बाबा के रंग में रंगा नजर आया। पंडाल के अंदर हो या बाहर, भक्त पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर मंत्रमुग्ध हो गए। मन से कथा का पाठ हो रहा था। वहां लोग हनुमंत भक्ति में डूबे नजर आए। कथा चल रही है और दूसरी तरफ यहाँ देखिए लोग किस तरीके से झूमते हुए, गाते हुए, नाचते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान पंडाल भक्तों से खचाखच भरा नजर आया। हर कोई यहाँ भजन में खोया दिखा। इसमें महिलाएं थी, बच्चे थे, साधु संत थे। 5 दिनों से चले आ रहे इस कार्यक्रम का आज समापन हो जाएगा। पंडाल के अंदर जहां भक्त भजन की धुन पर झूम रहे थे, तो पंडाल के बाहर मौजूद लोग हिंदू राष्ट्र की आवाज को बुलंद करते हुए नजर आए और कुछ लोग जय श्री राम के नारे भी लगाते दिखे। उनके हाथों में 2024 का पोस्टर भी था। एक तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मंच से हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे थे, तो उनके भक्त भी इसी रंग में रंगे नजर आए। हिंदू राष्ट्र बनेगा हमें लग रहा है, पर हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं और कैसे बनेगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। वहां मौजूद सभी लोग हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लेकर उत्साहित दिखे और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सुर में लाते नजर आए। उधर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने बिहार में सियासत भी खूब हो रही है। पंडाल के बाहर मौजूद लोगों ने तेज प्रताप यादव को भी निशाने पर लिया। लोगों ने कहा कि वो बाबा की भक्ति में पागल हो गए हैं और विरोध करने वाले 2024 से पहले दूध से मक्खी की तरह निकाल दिए जाएंगे। भक्ति में हम लोग पागल हो गए हैं हम लोग। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने तेज प्रताप यादव की सोचने की क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए। जितना दिमाग काम कर रहा हो ऐसा बोल रहे हैं। कुल मिलाकर पूरा बिहार और पटना शहर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के रंग में रंगा हुआ है और जो लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं वो लोगों के निशाने पर है, चाहे वो विरोधी दलों के नेता ही क्यों ना हो। धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने बिहार में तो सियासत खूब हो रही है, वहीं झारखंड में भी इसका असर दिखने लगा है, जहां कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने उन पर सवाल खड़े कर दिए। झारखंड के जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी ने धीरेन्द्र शास्त्री को एक पार्टी का एजेंट तक बता दिया और उन्हें मंच से अल्लाह अकबर का नारा लगाने की नसीहत दे डाली। इस बाबा को कहूंगा कि अपने मंच पे आप अल्लाह अकबर का नारा लगाइए, ठीक है, जैसे इरफान अंसारी हर जगह बजरंग बली की नारा लगाता है। इरफान अंसारी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में तो ये सब कर सकते हैं, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ दलित और आदिवासी ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्हें करारा जवाब देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में नहीं जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं, तो उन्होंने भी विरोधियों को जवाब दे डाला। नीतीश कुमार ने कहा कि सभी को अपने ढंग से पूजा करने का अधिकार है, धर्म मानने का अधिकार है और ऐसे बयान सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए दिए जाते हैं। के खिलाफ अंड बंड कोई बोलता है तो उसको फायदा होता है, कम से कम उसको पटिया में कुछ इज्जत मिलेगा। आयोजन समिति की तरफ से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में जाने का न्योता मिला था, लेकिन दोनों नहीं गए, जिसके बाद वो विरोधियों के निशाने पर हैं और अब खास तौर से नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जंग में यूक्रेन के सैनिकों के पास रूसी सेना का मुकाबला करने के लिए हथियार तक नहीं बचे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसका दावा और किसी ने नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की के प्रमुख सलाहकार ने किया और माना कि यूक्रेन इस वक्त हथियारों की भारी कमी से जूझ रहा है। रूस पर बड़ा हमला तो दूर की बात, जंग में जवाबी कार्रवाई तक के लिए यूक्रेन के पास हथियार नहीं बचे। ज़ेलेंस्की के प्रमुख सलाहकार के इस दावे के बाद ज़ेलेंस्की के उस बयान पर भी सवाल खड़ा हो गया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि यूक्रेन बहुत जल्द रूस पर बड़ा हमला कर सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ज़ेलेंस्की के प्रमुख सलाहकार ने यह भी जानकारी दी कि यूरोपीय सहयोगियों से मुलाकात के दौरान यूक्रेन ने फिर सैन्य मदद की मांग की है ताकि वो पुतिन की फौज को मात दे सकें। उधर यूक्रेन ने मंगलवार को कीव पर हुए रूस के हमले को नाकाम करने का दावा कर दिया है और ये कहा कि उसकी फौज ने रूस की 18 मिसाइलें तबाह कर दी, जिसमें रूस की 6 किंजल मिसाइलें भी नष्ट हो गयी, जिसे रूस का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है क्योंकि ये 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। इसमें 450 किलोग्राम विस्फोटक से धमाका किया जा सकता है, जबकि न्यूक्लियर हमलों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। मंगलवार को कीव पर रूस के मिसाइल से अटैक की बात सामने आई थी, जिसे यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम। आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ा बयान दे दिया है। कुछ देर पहले ये बड़ा बयान दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि पूरे विपक्ष को 2024 के अंदर प्रियंका गांधी को चेहरा बनाना चाहिए। प्रियंका वाड्रा सबसे विश्वसनीय चेहरा है। चुनाव लड़ने के लिए प्रियंका से लोकप्रिय अब कोई भी नहीं है। मोदी का सीधे तौर पर मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो प्रियंका गांधी वाड्रा कर सकती हैं।
आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह बड़ा बयान है। मैं सीधा रुख करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता का इस पर रिएक्शन लेने के लिए। रोहन गुप्ता, सीधा सवाल आपसे, अभी तक तो मामला उलझा हुआ था डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में, लेकिन ये आचार्य जी ने तो 2024 का मोर्चा खोल दिया है। वो कह रहे हैं प्रियंका सबसे लोकप्रिय चेहरा है समूचे विपक्ष के अंदर। देखिए, मोर्चे आप लोग डिबेट में खोलते रहिए, हम चुनाव के ऊपर चुनाव जीतते रहेंगे। अभी भाजपा प्रवक्ता बात कर रहे थे, पूरे इंडिया घूम रहे थे, सारे स्टेट में घूम रहे थे, पर कर्नाटका भूल गए। मैं उनको थोड़ा सा याद दिला दूं, क्योंकि मैं वहां पे था तो काफी चीजें मेरे को मालूम है। ये 600 से ज्यादा वादे उन्होंने लास्ट मैनिफेस्टो में दिए थे, राइट। 10% भी मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। रोहन जी, आपको इसका नतीजा मिल गया ना, आप चुनाव जीत गए, लेकिन 2024 में प्रियंका सवाल से आप मैं वही बोल रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। 2024 में प्रियंका चेहरा होना चाहिए। आपके बड़े नेता कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। उसी पे आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। मैंने सुनिए, अब आप एकदम ब्रेकिंग गुड लेके आएंगे, मैं पुरानी बात का तो जवाब दे दूं। मैं आ रहा हूं, आप इतना उत्तेजित मत होइए, आ रहा हूं। जो उन्होंने कहा कर्नाटका में हार हुई क्योंकि लिंगायत समाज के 75% से ज्यादा उनके जो कैंडिडेट वो हार गए। लिंगायत समाज ने हमेशा उनको समर्थन दिया। उन्होंने वहां पे 36 ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया जो परिवारवाद का शिकार थे, चाचा, मामा, ताऊ, जीजा, साला, और उसके कारण पुराने जो नींव के पत्थर थे उनके कार्यकर्ता, उनका टिकट काटा और इसीलिए भाजपा हारी। अब आ रहा हूं जो आपने आचार्य प्रमोद जी का स्टेटमेंट कहा। देखिए, मैं यहां पे कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता हूं, किसी व्यक्तिगत स्टेटमेंट पे टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं। उनका गौरव से जवाब ले लेते हैं। ओपिनियन का मैं रिस्पेक्ट करता हूं। हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। देखिए, समय सीमा को बांधिए ना आप लोग। गौरव जी, गाड़ी को थोड़ा ब्रेक तो लगाइए। गाड़ी को ब्रेक ही लगा रहा हूँ। गौरव भाटिया, अरे थोड़ी ब्रेक लगाइए। चालू आप 200 की स्पीड में यूटर्न तो मत मारिए, थोड़ा तो बोलने दीजिए। कोई 200 की स्पीड नहीं है, कोई यूटर्न नहीं ले रहा। ओके, गौरव भाटिया, आचार्य प्रमोद कृष्णम का निजी बयान है और कांग्रेस में ये होता रहता है, आंतरिक लोकतंत्र है। जवाब दीजिए गौरव भाटिया। देखिए, निजी बयान है तो अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा है कि मैं कर्नाटका को राजस्थान नहीं बनने दूंगा, वो भी निजी बयान ही होगा। लेकिन बड़ी बात क्या है, आचार्य जी ने भी वही कहा है जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठे हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, डर है कि कांग्रेस कहीं टूट ना जाए। मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं, इसका मतलब कांग्रेस के लीडर और आचार्य प्रमोद कृष्णम कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है लखनऊ से। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बुझा हुआ चिराग है, प्रियंका वाड्रा को आगे कर दें। अब आधिकारिक प्रवक्ता का तो यह धर्म और कर्तव्य भी है कि वो पार्टी की लाइन बताए, और अगर किसी ने गलत बोला है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जवाब लेते हैं। ओके, रोहन गुप्ता, तो ये मान लिया जाएगा पार्टी की लाइन क्या है? क्या प्रियंका चेहरा होगी? क्या कांग्रेस इस पर अब प्लान कर रही है? कांग्रेस प्रियंका चेहरा होंगी? देखिए अमीश भाई, भाजपा प्रवक्ता को मुझे थोड़ा सा दया आ रही है। और सीरियसली गौरव भाटिया एक अच्छे मेहनती प्रवक्ता है, मेहनत करके आते हैं। जो आज उनका हाल हो रहा है, पूरा देश आपका डिबेट देखता है, उनके पास भाजपा के लिए बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं है। आज हमारी ये जीत है, मैं मान रहा हूं, आज हमारी ये जीत मैं देख पा रहा हूं कि आज भाजपा प्रवक्ता को कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने क्या बोला, किसने क्या किया, बात करनी पड़ रही। इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती है, बहुत बड़ी। मैं आज खुशी हो रही है। गौरव भाटिया, धन्यवाद, मैं आपसे आज बहुत खुश हूं। अभी आपने कहा कि कौन क्या बनेगा। देखिए भाई साहब, हमने हमारे अध्यक्ष को चुना, तब आप डिबेट कर रहे थे कि गांधी फैमिली के सिवा यहाँ पे हमारा कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता। आज खड़गे जी अध्यक्ष हैं। कर्नाटक के चुनाव थे, उसके पहले भी ये डिबेट चल रहा था, अरे डीके शिव कुमार जी है, ये है। फिर भी कर्नाटक की जनता ने हम पे भरोसा किया। भरोसा हाथ के पंजे पे है, भरोसा है हाथ की नीतियों पे, हमारी 5 गारंटियों पे। वो कोई भी व्यक्ति सीएम हो सकता है, वो हमारा आंतरिक मामला है। वो कोई भी व्यक्ति सीएम होगा, ये 5 गारंटी को कह सकता हूं। और ये राजस्थान की हमारी बुकलेट है। एक मिनट, राजस्थान में तो सचिन पायलट जो सड़क पर है, राजस्थान में सचिन पायलट क्यों सड़क पर है? अच्छा, अगर राजस्थान में सचिन पायलट क्यों सड़क पर है? राजस्थान की एक स्क्रीन देखिए, सड़क पर क्यों है? राजस्थान पे सड़क दिखा रहा हूं। ये राजस्थान की गवर्नमेंट का, सुन लीजिए, राजस्थान की गवर्नमेंट का। गौरव भाटिया जवाब। वो कह रहे दया आ रही है मुझे, दया आ रही है मुझे। एक मिनट, वो कह रही है मुझे दया आ रही है। 1 मिनट, 10 सेकंड गौरव भाटिया। ये राजस्थान गवर्नमेंट का कंप्लायंस, ये राजस्थान गवर्नमेंट का कंप्लायंस बुकलेट थोड़ी पढ़ेंगे राजस्थान गवर्नमेंट का। ओके, गौरव भाटिया सुन लीजिए बात को, 1 मिनट। गौरव भाटिया, देखिए ऐसा है, वो कह रहे दया आ रही है मुझे। हाँ, धन्यवाद। देखिए
अमीर जी, आज आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जैसे सलीम हो और आप अनारकली बन गई हो। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, 2-2, 3-3 मिनट कांग्रेस का प्रवक्ता बोले जा रहा है, आप अनारकली बन के कह रही हैं और बोल और बोल। हमसे ऐसी क्या गुस्ताखी हुई बताइए तो। अरे ना वो अनारकली, ना मैं सलीम, मैं अमीश, वो रोहन। आप कहाँ से अनारकली में अटके पड़े हैं? आप कहाँ मुगले आजम में? आज आप तो भाजपा प्रवक्ता ने आपको अनारकली बोल दिया। सुनिए, अनारकली बोल दिया आपको आज तो। अमीश भाई, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से निकला, दया आती है। आपको मालूम है कि जब किसानों की फसल नष्ट होती है तो उनको मुआवजा मिलता है। सोनिया गांधी भी उसी कतार में कई बार लग जाती हैं। तो सोनिया गांधी जी से पूछा जाता है कि आप क्यों लगी है इस कतार में? तो सोनिया गांधी कहती है, तुम्हें फसल की पड़ी है, मेरा पूरा खेत नष्ट हो गया। खेत क्यों नष्ट हो गया? ये राहुल गांधी वो हैं जो 40 चुनाव हरवाते हैं कांग्रेस पार्टी को, अमेठी खुद हार जाते हैं जी, और लोकसभा की सीटें उन्हें पता नहीं। उनका अपना पार्टी का नेता उनको बुझा हुआ चिराग बता देता है और इनको तरस हम पे आ रहा है। भैया, हम पे तरस करो ना करो, राहुल गांधी से जरूर पूछ लेना कि प्रमोद कृष्णम ने जो कहा है, क्या इसका तात्पर्य ये नहीं है कि राहुल तुम कोने हो, सट लो, अब प्रियंका वाड्रा आ रही है, तुम में दमखम नहीं है, बच्चे तुमसे ना हो पाएगा, बेटे तुम ना हो लाइन में। इस समय बड़ी खबर आ रही है, इस समय एक सेकंड, आप दोनों का शुक्रिया, आप दोनों का शुक्रिया। बड़ी खबर आ रही है, बाबा बागेश्वर बिहार में है और बिहार में लोगों का हजूम है और बाबा बागेश्वर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी भीड़ है वहां पर। उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत करी है, उन्होंने हिंदू राष्ट्र पे क्या बोला है, बाकी विषयों पे क्या बोला है, आइए देखते हैं।